बेटा जय केमिस्ट्री। आज के लिए आप इस तरीके से मैनेज कर लीजिए। आज हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे पढ़ेंगे एंड कल से वापस हम अपने वाइट बोर्ड पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था दैट कि मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं एंड बायडेंटेड के कुछ एग्जांपल हमने देखे थे। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको देखना है कि किस तरीके से हमारे पास और ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड है ना, इस तरीके के लिगेंड्स होते हैं। तो एक बात समझिए बेटा, अगर आपके पास सपोज ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड लिगेंड है सपोज ट्राइडेंटेड है, तो ट्राइडेंटेड के अंदर क्या होगा, हमारे पास 3 डोनेटिंग साइड होंगी। कितनी होंगी? 3 डोनेटिंग साइड। वैसे अगर हमारे पास टेट्राडेंटेड लिगेंड हो तो उसमें कितने साइड होंगे बेटा? डोनेटिंग 4 डोनेटिंग साइड्स होंगी, है ना। तो ये याद रखना है कि ट्राई, टेट्रा, पेंटा या फिर हेक्साडेंटेड है ना, इस तरीके से हो तो इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से और चीज़ें हमको डिस्कस करनी होती है। ठीक है, तो याद रखना ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरीके से जितनी भी डोनेटिंग साइज बढ़ती आती हैं, तो बाईडेंटेड के बाद जितने भी आते हैं उन सबको हम मेनली क्या बोलते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। मतलब एक कॉमन क्लासिफिकेशन है इनका। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि हमारे पास ट्राइडेंटेड लिगेंड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो हम लोग पहला डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अभी तक मोनो और डाइडेंटेड देख लिया है, ट्राइडेंटेड के एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास जो ट्राइडेंटेड लिगेंड है बेटा, ठीक है, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स हैं। जैसे आपको पता ही लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स ऐसी मॉलिकुलर स्पीशीज़ होती है जो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करते हैं। ठीक है, अब ट्राइडेंटेड के अंदर देखिए बेटा, जो पहला एग्जांपल मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ उसका नाम है डाईइथाइल ट्राइअमाइन। क्या बेटा? डाईइथाइलिन। ठीक है, डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन, डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन। अब आप देख सकते हैं कि वर्ड क्या आ रहा है? ट्राइअमाइन, मतलब 3 NH2 ग्रुप होने वाले हैं इसके पास। और इसको किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग? डाईइन, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, डाईइन। तो याद रखना डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन। अब देखो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं सिंपल सा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा बनता है। एक N, यहाँ पे एक H होता है, इस तरफ एक CH2 होता है, यहाँ पे एक और CH2 होता है, यहाँ पे एक और CH2 होता है, यहाँ पे एक और CH2 होता है, यहाँ पे हमारे पास NH2 होता है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है? NH2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर। तो सपोज यहाँ पे कोई एक सेंट्रल मेटल आइटम होता है जो क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है, तो ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ये वाला नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? इसकी डेंसिटी है 3, क्योंकि कितने साइड से डोनेट कर रहा है? ये 3 साइड से डोनेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम ट्राइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। ट्राइडेंटेड का मतलब है कि 3 तरीके से, मतलब एक तो इसने डोनेट किया, एक इसने डोनेट किया और एक इसने डोनेट किया। ठीक है, याद रखना इसको एग्जाम में कैसे लिख के आएगा? ये डाई इन की तरह लिख के आएगा। और इसका डाई इन का मतलब क्या? डाईइथाइलिन ट्राइअमाइन, मतलब कि जितना भी इथाइल होता है, अगर यहाँ डाई है तो यहाँ ट्राई होगा। ठीक है, अगर यहाँ ट्राई है तो यहाँ टेट्रा होगा, अगर यहाँ पेंटा है तो यहाँ पे हेक्सा होगा। इस तरीके से नाम होते हैं। ठीक है, अब आपको पता चलेगा। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है जो हमारा सेकेंड हम देखते हैं कि जो टेट्राडेंटेड लिगेंड होते हैं। कौन सा बेटा? टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। बहुत सिंपल चीज़ है टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। टेट्रा मतलब कितना होता है बेटा? 4, है ना। तो टेट्राडेंटेड लिगेंड में हमारे पास कितने डोनेटिंग साइड्स होंगे? 4 डोनेटिंग साइड्स होंगे। और इसकी डेंसिटी कितनी होगी बेटा? इसकी डेंसिटी भी 4 होगी। इसका एग्जांपल जो है हमारा, इसका एग्जांपल लिखिएगा। इसका एग्जांपल है ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मैंने कहा था उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अगर यहाँ पे ट्राई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेट्रा, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमाइन। और उसको लिखा कैसे जाता है बेटा? ट्राइइन। इस तरीके से इसको लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर। मतलब जब कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है तो उसको हम ट्राइइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर। देखिए बेटा कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। देखो नाइट्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा इसके पास, और कितने अमाइन बनाने हमको, सॉरी टेट्रा अमाइन बनाने, और कितने इथाइलिन मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? 3 है। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, नंबर बना के दिखाते हैं हम आपको। NH, यहाँ पे भी इस तरीके से CH2, ये CH2, यहाँ पे ये N, ये H
है ना। और वैसे यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक और CH2 और यहाँ पे NH2। तो आप देख सकते हैं एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ है। तो टोटल हमारे पास कितने लोन पेयर आ गए बेटा? वेरी गुड, हमारे पास टोटल आ गए 1 2 3 4 लोन पेयर आ गए। ठीक है, अब अगर 4 लोन पेयर आ गए तो कितने साइड से डोनेट कर सकते हैं? 4 साइड से। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, है ना बेटा। तो अगर मैं बीच में कोई मेटल आयन लगा देता हूँ तो क्या होगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इसी साइक्लिक कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? चिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। चिलेट का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? रिंग फॉर्मेशन। और जो लिगेंड होता है उसको हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या है कि ऐसा लिगेंड जो क्या बनाता है बेटा? जो बनाता है रिंग, मतलब रिंग टाइप के कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, अब आपस से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अपना। टेट्राडेंटेट का एग्जाम्पल है ये। टेट्राडेंटेट का सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास। इसका नाम होता है डाईमिथाइल ग्लाइकोजेमेट। क्या बेटा? डाईमिथाइल GLY ऑक्सीमेट। ठीक है, डाईमिथाइल ग्लाइकोजेमेट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DMG। एग्जाम में DMG लिख के आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका हम ट्राइन लिखते हैं एग्जाम में, वैसे इसको कैसे लिखते हैं हम लोग बेटा? इसको हम लिखते हैं DMG। एग्जाम में आपको DMG लिख के आएगा। इसका हम लोग अगर देखें स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है तो मेनली कुछ नहीं होता। आप देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। होता क्या है कि ये पूरा आपको मैं पहले स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। CH3C डबल बॉन्ड N। ठीक है, वैसे ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे ये CH3। स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर एक्चुअली में दिखता कैसा है ये। ठीक है, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। वैसे आप लोग आराम से देख सकते हैं कि कुछ नहीं है इसके स्ट्रक्चर में, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले आप लोग सिंपली देखिए कि स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, और उसके बाद पहले आप पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे CH3 लगाओ, यहाँ पे भी CH3 लगाओ। होता क्या है कि 2 मॉलिक्यूल होते हैं मेनली। ठीक है, ठीक, ये होता है हमारा डाईमिथाइल ग्लाइकोजेमेट। और क्या होता है देख सकते हैं आप, हमारे पास कितने डोनेटिंग साइट्स हैं? यहाँ पे 4 डोनेटिंग साइट्स हैं। कहाँ कहाँ हैं? देखो, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है। पर आप बोलोगे सर ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल तो अलग अलग नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको जो जूम हो गया है एक्चुअली में, जूम आउट हो जाए बेटा। हाँ, यहाँ पे क्या होता है बेटा? ये इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या होता है, ये H बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल का एक डायमर बन जाता है। और डायमर बनने के बाद बीच में जब हमारा मेटल आयन आ जाता है, कोई भी मेटल आयन है हमारे पास, तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। तो देख सकते हो कि सिंस 4 तरीके से डोनेट हो रहा है, 4 साइड से डोनेट हो रहा है, इसलिए टेट्राडेंटेड, डेंसिटी 4। और एक्चुअली में आपको जो डाईमिथाइल ग्लाइकोजेमेट होता है उसका स्ट्रक्चर देखिए होता है क्या एक्चुअली में। इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है। कैसा होता है बताता हूँ अभी आपको मैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये होता है मेनली CH3C, यहाँ पे ये CH3 डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, तो ये होता है हमारा डाईमिथाइल ग्लाइकोजेमेट का जो सिंगल हमारा यूनिट है, इसको हम कहते हैं डाईमिथाइल ग्लाइकोजेमेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बेटा क्या? DMG। इसी की जो 2 यूनिट हैं वो कंबाइन होती हैं आपस में। कैसे कंबाइन होती हैं? इस तरीके से कंबाइन होती है। देखो ये आपस में क्या हो रही है, 2 यूनिट कंबाइन हो रही है। ठीक है, थ्रू व्हाट? H बॉन्डिंग, थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बोलेंगे, इंट्रा नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, और हमको क्या मिलता है एक तरीके से, इस तरीके से एक लिगेंड मिलता है, जो लिगेंड 4 तरीके से डोनेट करता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है DMG का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब DMG का स्ट्रक्चर देखने के बाद हमारे पास एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। जो हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली देखो पेंटा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधा हेक्सा पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लीजिए, आप लिखिए हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बोलूँगा एक तरीके से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा EDTA।
क्या बेटा, EDTA। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है, या फिर इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो आपके पास कितने इसकी डेंसिटी है, हम उसको डिफाइन करेंगे। देखो मैं आपको बताते चलूँगा, आप लोग पहले इसका पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिए, ठीक है। इसको देखो क्या लिखना है आपको, इसको आपको लिखना है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। अब देखिएगा ये टेट्रा एसिटिक एसिड कब लिखना है, टेट्रा एसिटिक आयन कब लिखना है, बात समझिएगा। जब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, क्या बेटा ये, जब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, किसी तरह हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो आप यहाँ पर टेट्रा एसीटेट आयन लिखेंगे। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर होता क्या है। ये देखिए इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, तो देखिए तो दो अमाइन मतलब दो नाइट्रोजन रहे होंगे इसके पास। इथाइलिन मतलब कितने कार्बन है बेटा, हाँ वेरी गुड, CH2 में इसके अंदर। और टेट्रा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन मतलब क्या होता है बेटा, एसिटिक एसिड होता है ना, उसका आयन है। देखिए पूरा स्ट्रक्चर देखना, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है और एग्जाम में आता भी बनाने के लिए, बहुत बार बोर्ड्स में आता है। देखिए इस तरीके से हमारे पास एक नाइट्रोजन, ये हमारे पास इथाइलिन डायमाइन हो गया, नाइट्रोजन हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पे रिपीट करना है आपको। कैसे रिपीट करोगे, देखो ये यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, और ये हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। वैसे यहाँ पे बना दो आपस से CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। वो आप देख सकते हैं कितनी डोनेटिंग साइड है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। देखो एक डोनेटिंग साइड ये, एक ये डोनेटिंग साइड, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6 डोनेटिंग साइड्स हो गए, ठीक है। तो टोटल 6 डोनेटिंग साइड्स होने की वजह से इसलिए क्या बोला इसको, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब बात समझना, अगर एग्जाम में आपको लिखते आता है EDTA, ठीक है, और EDTA पे अगर देखो बेटा यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक। तो 4 नेगेटिव चार्ज हैं, तो 4 नेगेटिव चार्ज होंगे का मतलब क्या, मतलब कि 4 ऑक्सीजन आइटम भी डोनेट करेंगे और साथ में 2 नाइट्रोजन तो बाय डिफ़ॉल्ट करते ही करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको। सपोज हमारे पास EDTA है और इस पर कोई चार्ज मेंशन नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ EDTA है। तो EDTA का क्या होता है बेटा, आप स्ट्रक्चर जानते हो, क्या स्ट्रक्चर है, देखो ये है। अगर EDTA पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, नो चार्ज, तो मतलब क्या है इसका कि नाइट्रोजन सिर्फ डोनेट करेंगे और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, OH और OH, ठीक है, मतलब कोई भी ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज नहीं है। तो सिर्फ इस कितनी तरफ से डोनेट करेगा, ये सिर्फ 2 तरीके से, और तब ये ऐड कर सकता है बाइडेंटेट लिगेंड की तरीके से, ठीक है। सपोज वो आपको लिख के देता है EDTA -2, ठीक है, -2 आपको लिख के देता है। इस -2 का मतलब क्या होता है, इस -2 का मतलब है कि 2 नाइट्रोजन तो डोनेट करेंगे ही करेंगे और 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पे, एक इस पे नेगेटिव है और एक इस पे नेगेटिव है, और ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों के दोनों है ना, ये कैसे हैं, ये न्यूट्रल रहेंगे। देखो तो ये वाला डोनेट करेगा, एक तो ये वाला ऑक्सीजन डोनेट करेगा, एक ये वाला डोनेट करेगा, एक ये नाइट्रोजन डोनेट कर ही रहा है, और एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो कितने डोनेटिंग साइड हो गए, 4। तो कैसे ऐड कर सकता है ये, टेट्राडेंटेट लिगेंड। वैसे अगर आपको लिख के दे दे EDTA 4 नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो EDTA 4 नेगेटिव, ये और ये तो डोनेट करेगा ही नाइट्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन भी डोनेट करेगा, ये वाला भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा और ये भी डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि 4 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ और एक नेगेटिव यहाँ, ठीक है। तो इसके अगर EDTA 4 नेगेटिव है तो इसका डेंसिटी कितनी है, 6, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि सर कब कितना चार्ज लेना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ेंगे और देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। चल इतना आपको क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा EDTA याद रखना, अगर सिर्फ EDTA आता है लिख के एग्जाम में तो याद रखना EDTA क्या है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड है, EDTA 2 नेगेटिव टेट्राडेंटेट है और EDTA 4 नेगेटिव हेक्साडेंटेट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। और डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्स, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट बेटा, कॉम्प्लेक्स हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो 2 नेगेटिव है या न्यूट्रल है या फिर वो 4 नेगेटिव है, ठीक है। चलिए अब हम लोग को एक चीज़ पढ़नी है, जैसे वो तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि चिलेशन क्या होता है या फिर चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, ठीक है।
चिलेशन कुछ नहीं है, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर अगर लिगेंड्स अगर रिंग बना रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, चिलेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिलेशन। और उस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है। मैं सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास ये है CH2 NH2 आप देख सकते हैं ये क्या एक बाइडेंटेड लिगेंड है ना बेटा। तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या करेगा, मेटल आयन की तरफ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से। तो देखो दोनों तरफ से बॉन्ड बना लिया और आप देख सकते हो कि क्या फॉर्मेशन हुआ है, एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है ना बेटा, एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसी रिंग के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, चिलेशन। और जो ये लिगेंड है हमारा, ये जो लिगेंड है हमारा जो चिलेशन में इन्वॉल्व है, जिसके वजह से चिलेशन या फिर रिंग फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि जो नॉर्मली जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जो रिंग वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं नॉर्मली, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है, हमेशा नहीं, नॉर्मली। तो आपको याद रखना है कि चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर नॉर्मली मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। मतलब नॉर्मली आपको याद रखना है कि नॉर्मली, याद रखना क्या, नॉर्मली बोल रहा हूँ, जो इन जनरल बोल रहा हूँ। ठीक है, हमेशा याद नहीं होगा कि जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या बेटा, चिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी किससे, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ याद रखना। वैसे तो आगे पढ़ेंगे भी और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा होती है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स मतलब कि इस तरीके से जहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता, सिंपली इस तरीके से हमारे लिगेंड अटैच होते हैं। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जब रिंग बन रही है तो रिंग के मेंबर भी होंगे कि 2 मेंबर है, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, 7 मेंबर है ना। तो आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी चिलेटेड के बारे में बता रहा हूँ कि जो चिलेटेड है, सपोज एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बना जिसमें 3 मेंबर की रिंग बनी, एक में 4 मेंबर की रिंग बनी, एक में 5 मेंबर की रिंग बनी, एक में 6 की बनी, एक में 7 की बनी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल का ऑर्डर ये होता है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो याद रखना कि 6 मेंबर्ड रिंग इज़ ऑलवेज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि जो 6 मेंबर रिंग होती है दैट इज़ मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो ये आप लिख लेना अच्छे से। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कौन सा, किसका बेटा, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है चिलेटेड कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा क्या बेटा, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सेंट्रल मेटल आयन। क्या हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। वैसे तो आपको पता है, अपने रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना सीखा होगा, बट हम लोग वापस से सीख लेते हैं कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड्स के ऊपर, जो लिगेंड्स हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर, उनके ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, अगर आपको पता है कि एक लिगेंड है उसमें -1 चार्ज है, एक लिगेंड है उसमें न्यूट्रल है, वो एक पे 2 नेगेटिव है, एक पे 4 नेगेटिव है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं एग्जाम्पल से सिखाता हूँ आपको। सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6। ठीक है, तो सर सेंट्रल मेटल आयन कौन है, Fe, आयरन। हमको ज़रूरत क्यों है कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड, बात समझना। जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं और जब लिखते हैं IUPAC नेम, तो वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है जो मेटल आयन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा बहुत सिंपल है, आपको देखना है कि किस तरीके से हमको देखना है। अब देखो K4, अब K4 का मतलब क्या होता है, अब K पे हम सब जानते हैं कि कैसा चार्ज होता है, K पे +1 चार्ज होता है। तो 4K पे कैसा चार्ज होगा, +4 चार्ज होगा। अगर K4 पे +4 चार्ज, अगर इस पे +4 चार्ज है तो इस पूरे पे क्या होना चाहिए चार्ज, इस पूरे पे चार्ज -4 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना। तो अगर ये +4 है K4 तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसे होगा, -4। इतना समझ में आ गया। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ FeCN6 और यहाँ पे क्या बेटा, -4। ठीक है, K4 हटा दिया मैंने, क्यों, K4 पॉजिटिव +4 चार्ज है, तो इसकी वजह से हमारे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पर चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, -4। अब देखो हम मान लेते हैं कि हमारा जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट समथिंग x है, मान लिया, प्लस जो हमारा Cn है हम सब जानते हैं कि इस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो अगर एक Cn पे -1 चार्ज है तो 6 Cn पे कितना चार्ज होगा बेटा, -6 चार्ज होगा, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, माइनस
1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -4। -4 क्यों? क्योंकि ओवरऑल इस पूरे का ओवरऑल चार्ज कितना है -4, तो इसलिए इक्वल टू -4 लिखा। अब कैसे करेंगे? x -4 इज इक्वल टू -4 है ना बेटा। कैसे देखो, एक सेकेंड अच्छे से लिखने दो। तो x माइनस क्या था, x -6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 प्लस 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा +2। सिंपल है। तो x की वैल्यू +2 और x क्या था हमारा Fe का स्टेट, तो जो आयरन है इसका स्टेट ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटा +2। सिंपल है। और एग्जांपल करते हैं। देखिए सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल है CuNH3 होल 4 + 2। ये तो सिंपल है, हम सब जानते हैं कि जो NH3 होता है हमारा अमोनिया अमाइन, ये कैसा होता है बेटा न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पर चार्ज कैसा होता है 0 है ना। तो मान लेते हैं कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट क्या है x प्लस अमोनिया का चार्ज 0 × 4 इक्वल टू +2, क्योंकि इस पे पूरे पे ओवरऑल चार्ज क्या बेटा +2, इसलिए +2 लिख दे इक्वल टू। ठीक है, तो x प्लस 0 इक्वल टू +2 है ना बेटा, +2। तो x की वैल्यू क्या आ गया बेटा +2। तो यहाँ पे कॉपर का स्टेट क्या आ गया बेटा ऑक्सीजन स्टेट +2। सिंपल है। और देखते हैं, ये सारे एग्जांपल आपको नोटबुक में लिखने हैं अपने नोट्स में। एक और है हमारे पास क्या बेटा, कॉपर Cn होल 4 -3। ठीक है, कॉपर का मान लिया x है ना, साइनाइड क्या होता है बेटा -1 होता है × 4, क्योंकि 4 Cn है इक्वल टू -3। ठीक आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 + 4 विच विल बी इक्वल टू +1। तो x की वैल्यू +1 आ गई, यहाँ पे लिखेंगे हम +1, इसका ऑप्शन स्टेट आ गया। ठीक है, सिंपल है। और देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लो, फोर्थ FeCO, ये CO है होल 5। ठीक है, FeCO होल 5 और कोऑर्डिनेशन स्पीड पे कोई चार्ज नहीं। हम सब जानते हैं कि जो CO जो कार्बोनिल है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पर चार्ज 0। ठीक है, जाएगा x मान लेता हूँ Fe का स्टेट है, CO की वैल्यू क्या है बेटा 0, स्टेट इसका मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी क्या है 0। तो जो आयरन है इस केस में इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है बेटा, ऑक्सीजन स्टेट आयरन का है 0। ठीक है, और एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ये देखो इस तरीके से आपको NCERT में बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे, आपको ये आना चाहिए। ठीक, Fe सपोज हमारे पास C2O4 3 और ये -3। अब अपने को पता होना चाहिए कि C2O4 क्या है। C2O4 देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये तो हमको पता है इसका स्ट्रक्चर है ना। अब हम सब जानते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है, और अगर इसका स्ट्रक्चर ये है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा, इस पर -2 चार्ज है। तो इसके एक मॉलिक्यूल पे, मतलब इसके एक लिगेंड पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। अब सिंपल हो गया, देखो कैसे निकालेंगे। Fe का मान लेता हूँ, Fe का स्टेट मान लेता हूँ x है, प्लस इसका स्टेट का इसका चार्ज कितना है -2, तो क्या लिखूंगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि कितने हमारे पास 3 लिगेंड है। ठीक है, इक्वल टू -3, क्योंकि ओवरऑल इस पे चार्ज कितना है -3। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x -6 इज इक्वल टू -3, तो x विल बी इक्वल टू -3 + 6, दैट विल बी इक्वल टू +3। तो जो हमारा आयरन है इस कॉम्प्लेक्स में उसके ऑक्सीजन स्टेट क्या बेटा +3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब कल हम लोग वाइट बोर्ड पर वापस स्टार्ट करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर एंड उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना सीखेंगे। जब तक आप प्लीज़ IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने से पहले NCERT में जितने भी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं उनका आप क्या निकालिए बेटा, उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रखेंगे और आप उसको नोट्स में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ये प्रैक्टिस आपको करनी है। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री। कोई दिक्कत हो तो बेटा बता देना। ठीक है, चलो थैंक यू।